मास्टर फू यान ने यहाँ वोंगलिंग को जहर दे दिया था ताकि वो खुद की कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करके खुद को स्ट्रॉन्ग ना बना सके। मास्टर सी तुनान को ये बात मालूम हो चुकी थी, इसलिए वो वोंगलिंग को बताते हैं कि अगर तुम्हें इस जहर को डिटॉक्सिफाई करना है तो उसके लिए तुम्हें इससे भी बड़ा जहर चाहिए होगा। जो कि वोंगलिंग की किस्मत अच्छी होने की वजह से उसे पॉइजन सेंटीपीड से मिल भी गया था। इसको कल्टीवेट करने की वजह से हम देखते हैं कि अचानक वोंगलिंग का पॉइजन डिटॉक्सिफाई हो गया। साथ ही वो लगातार अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके 14 लेवल ऑफ की कंसंट्रेशन लेवल तक पहुंच जाता है। मास्टर फू यंग को तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं कि वोंगलिंग ने खुद का जहर डिटॉक्सिफाई कर दिया, जबकि साथ ही साथ यहाँ मास्टर सी तुनान ने वोंगलिंग को एक स्पेशल टेक्निक भी सिखाई थी जिसका इस्तेमाल करके वो खुद की कल्टीवेशन को छुपा सकता है। साथ ही एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि एक्सचेंज कंपटीशन शुरू हो चुका था, जहां डाउ साइड का एक वॉरियर पैंग काफी जरा गुस्से के साथ हैंग्यू साइड के वॉरियर्स को पीटता जा रहा था। और वो सिर्फ इसी के साथ नहीं रुकता बल्कि वो खुद की ताकत दिखाने के लिए वहां पर मौजूद नॉर्मल लोगों पर भी अपने स्पिरिचुअल सोर्ड से हमला कर देता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर डाउ पेंग की स्पिरिचुअल सोर्ड तेजी के साथ यहां वोंगलिंग के पेरेंट्स की तरफ आ रही थी। ये देखकर वोंगलिंग तेजी के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फौरन बीच में आकर उन सोर्ड्स को हिट करते हुए वापस से डाउ पेंग की तरफ ही भेज देता है। साथ ही वोंगलिंग काफी जरा गुस्से के साथ उसे देखकर कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इंटेंशनली दूसरों को चोट पहुंचाई। वोंगलिंग का ये एटीट्यूड देखकर बाहर मौजूद वो ब्रदर सिस्टर हैरान होते हुए कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि हैंग्यू सेक्ट ने इस तरह के एक ड्रैगन को छुपा कर रखा होगा। जबकि दूसरी तरफ अरीना में डाउ पेंग गुस्से के साथ अपनी ईगल स्प्लिटिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वोंगलिंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी हिम्मत कैसे हुई। इस टेक्निक को एक्टिवेट करने की वजह से डाउ साइड के मेंबर्स को लग रहा था कि डाउ पेंग तो आसानी के साथ जीत जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि डाउ पेंग के कई हमलों के बावजूद भी वोंगलिंग खुद को बचाते हुए उसे हिट कर देता है, जिस पर डाउ पेंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम एक 6 लेवल के की कंडेंसेशन लेवल वाले कीड़े, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, मैं अब तुम्हारे ये हाथ काट दूंगा। जो कहते साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे यहाँ वोंगलिंग पर हमला कर देता है। पर दूसरी तरफ वोंगलिंग कहाँ हारने वाला था, वो आसानी के साथ अपनी की एनर्जी का इस्तेमाल करके उसके स्पिरिचुअल सोर्स को जकड़ लेता है, जो देखकर डाउ पेंग को यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर यह हो क्या रहा है। साथ ही हम लोग देखते हैं कि वोंगलिंग ने तेजी के साथ उन सोर्स को घुमाते हुए दोबारा से यहाँ डाउ पेंग पर थ्रो कर दिया था, जिससे बचने के लिए वो खुद के सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। इस बार उन सोर्स की स्पीड इतनी ज्यादा थी जो कि आसानी के साथ उस शील्ड को पेनिट्रेट कर देती है। यहाँ इससे पहले कि डाउ पेंग कुछ भी समझ पाता वोंगलिंग वहां पर भी पहुंच चुका था, जिसने डाउ पेंग को एक जोरदार किक लगा दी थी। इसकी वजह से हम देखते हैं कि डाउ पेंग तो अब गुस्से से पागल हो जाता है। वो पीछे की तरफ आते हुए वोंगलिंग से कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे खिलाफ इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जो कहते साथ ही वो अपने स्पिरिचुअल स्नेक को वहीं पर समन कर लेता है, जिसने बाहर आते साथ ही अपने पॉइजन से वोंगलिंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। वोंगलिंग भी उस पॉइजन को डॉच करते हुए यहाँ अपने स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करके उस स्पिरिचुअल स्नेक पर हमला कर देता है, लेकिन डाउ पेंग का स्पिरिचुअल स्नेक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ, जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए वोंगलिंग को जकड़ लेता है। वोंगलिंग के पास यहाँ बचने के लिए कुछ ज्यादा रास्ते नहीं बचे, इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी को कंबाइन करके एक बॉम्ब क्रिएट कर देता है, जो कि उसने स्नेक के मुंह में भेज दिया। और यहाँ इस बॉम्ब के पड़ते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ धुआं हो गया, जबकि इस ब्लास्ट इफेक्ट की वजह से डाउ पेंग भी उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। वो हटने के बाद लोगों को वो देखने को मिला जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वोंगलिंग यहाँ बहुत ही एटीट्यूड के साथ सीधा डाउ पेंग की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ डाउ पेंग यहाँ पर वोंगलिंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम मुझे कोई 6 लेवल के वॉरियर नहीं दिख रहे। जबकि बाहर मौजूद हैंग्यू साइड के ज्यादातर मेंबर्स भी यहाँ वोंगलिंग को नहीं पहचानते थे। बस उनमें से एक लड़की वोंगलिंग को पहचानते हुए कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसने हैंग्यू साइड में ज्वाइन होने के लिए ऑलमोस्ट सुसाइड कर लिया था। दूसरी तरफ यहाँ अरीना में हम डाउ पेंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही जरा हैरान होते हुए कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर तुमने मेरे ब्लैक पॉइजन पाइथन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम तो सिर्फ की कंडेंसेशन के 6 लेवल पर हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, तुमने जरूर चीटिंग की है। जो सुनने के बाद वोंगलिंग ने अपनी रियल कल्टीवेशन अनलॉक कर दी थी, जो देखकर आसपास के लोग सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो 14 लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पर है। डाउ पेंग भी यहाँ पर वोंगलिंग की ये पावर देखकर डरते हुए फौरन वहां से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वोंगलिंग अपनी एनर्जी से उसे वापस लाते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम बेगुनाह लोगों को चोट पहुंचाने के बाद इतनी आसानी के साथ यहाँ से जा पाओगे। और ये कहते साथ ही वोंगलिंग उसे एक जोरदार पंच लगा देता है, जिसकी वजह से उड़ता उड़ता डाउ पेंग सीधा उनके मास्टर्स के पास जा गिरा। डाउ साइड के मास्टर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उनमें से एक एल्डर गुस्सा होते हुए फौरन अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके यहाँ वोंगलिंग पर हमला कर देता है, जिसे हैंग्यू साइड के ग्रेट एल्डर ने वक्त पर आकर बीच में ही रोक दिया था। वो यहाँ पर डाउ साइड के एल्डर से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम हमारी ही हैंग्यू साइड में आकर हमारी डेसिपल को बुली करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर अब दोनों साइड के मास्टर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, जबकि ग्रेट एल्डर वोंगलिंग की तरफ देखकर कहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे हैंग्यू साइड के इनर डेसिपल हो। जो सुनकर वोंगलिंग तो उनका शुक्रिया अदा करता है, जबकि साथ ही साथ हैंग्यू साइड के एल्डर ने
यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी थी। इस बार एक्सचेंज कंपटीशन की विनर हम लोगों का हेंग्यू सेट है, तो तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। यहाँ हिस्ट्री में पहली दफा डाउ सेट के हार जाने की वजह से उन लोगों को अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हेंग्यू सेट के लोग बेशक बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन डाउ सेट का एल्डर उन लोगों को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम लोग अपना ख्याल रखना। जो कहने के बाद डाउ सेट अपने पोजीशन सेंटीपीड का इस्तेमाल करके वहाँ से रवाना हो जाता है। यहाँ कंपटीशन के खत्म हो जाने की वजह से वोंगलिंग के पेरेंट भी वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, जबकि वोंगलिंग तभी बड़ी तेजी के साथ अपने पेरेंट के पास यहाँ पहुंच जाता है, जहाँ उन लोगों से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप लोगों पर मुसीबत आ चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं कि वोंगलिंग की मॉम तो यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही थी। वो खुद के लिए परेशान नहीं बल्कि वोंगलिंग के लिए हो रही थी। वो अपने बेटे से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो और मुझे डर लग रहा था कि वहाँ पर तुम्हें कुछ हो ना जाए। जबकि साथ ही हम देखते हैं कि वोंगलिंग की मॉम यहाँ पर उसके खाने के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हुई थी, बिल्कुल हमारी मम्मी की तरह। दूसरी तरफ वोंगलिंग भी अपने पेरेंट्स को एक जेड क्रिस्टल देते हुए कहते हैं कि अगर आप लोगों पर कोई भी मुसीबत आ जाए तो इसे तोड़ देना, मुझे मालूम हो जाएगा और मैं आप लोगों की मदद करने के लिए यकीनन पहुंच जाऊंगा। जिसे अपने पास रखने के बाद उसके पेरेंट इमोशनल होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां वोंगलिंग तो मजे के साथ सो रहा था। तभी अचानक एक सोल लेवल का वॉरियर यहाँ हेंग्यू सेट के बाहर आते हुए इनसे कहता है जल्दी से जल्दी हेंग्यू सेट को खाली करो, क्योंकि अब ये हेंग्यू सेट डाउ सेट का हो चुका है। ये सुनकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग ही हैरान थे, क्योंकि इन लोगों ने तो डाउ सेट को लास्ट कंपटीशन में हरा दिया था। फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इवन की हेंग्यू सेट के एल्डर्स भी यहाँ सोल वॉरियर से ऐसे ही कहते हैं कि शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई। लेकिन वो सोल वॉरियर यहाँ पर एक जेड क्रिस्टल निकालते हुए उन एल्डर्स को देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे युवानिंग एंसेस्टर्स का है, जिन लोगों ने डाउ सेट पर हमला करने की कोशिश की। उन लोगों ने रूल्स को तोड़ दिया और हमने उन्हें जान से मार दिया है। इसका मतलब ये है कि आज के बाद ये हेंग्यू सेट का मेंशन डाउ सेट के कब्जे में आ जाएगा। फौरन यहाँ से रवाना हो जाओ। ग्रेट एल्डर तो जानते थे कि ये डाउ सेट की कोई चाल है। वो कहते हैं कि हमने खून पसीना लगाकर अपने हेंग्यू सेट को खड़ा किया, हम इस जगह को ये छोड़कर नहीं जाने वाले। इसलिए वो अपने एल्डर से कहते हैं कि फौरन माउंटेन प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट करो, ताकि ये लोग इस माउंटेन की हिफाजत कर सके। हम देखते हैं कि सब एल्डर बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे, जिनके फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट हो चुकी थी। दूसरी तरफ वोंगलिंग भी अपने रूम से बाहर आकर उस नेंसेंट सोल स्टेज वाले वॉरियर को देखकर हैरान हो गया था, लेकिन मास्टर सीटू नान को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि आज से 10,000 साल पहले ऐसे नेंशियन सोल लेवल के वॉरियर्स को मैं चूंटियों की तरह मसल देता था। यहाँ वोंगलिंग मास्टर सीटू नान की बातें सुनते हुए उस नजारे को देख ही रहा था। तभी अचानक मास्टर यूफोंग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो कि वोंगलिंग से कह रहे थे कि चलो मेरे साथ चलो, हमें इस माउंटेन को छोड़कर जल्द से जल्द रवाना होना होगा। वोंगलिंग उनकी ये बात सुनकर कहते हैं पर मैंने देखा कि सारे एल्डर्स फॉर्मेशन बनाकर इस जगह को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी उन लोगों का साथ देना चाहिए? जिस पर एल्डर फुयोंग यहाँ पर एम्बैरेस्ड होते हुए कहते हैं कि नहीं, हम लोग इस जगह की हिफाजत नहीं कर सकते। वो एक नेंसेंट सोल लेवल का वॉरियर है, वैसे भी हम लोग उसे नहीं हरा सकते। जो कहते हुए हम देखते हैं कि मास्टर फुयान धीरे धीरे वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी बिछा रहे थे। साथ ही वो यहाँ पर चाय की केतली उठाते हुए वोंगलिंग से कहते हैं कि ये चाय मैंने 2 घंटे पहले बनाई थी, इसे गिराना वेस्ट होगा, क्यों ना इस चाय को तुम और मैं पी ले। जो कहते हुए उन्होंने चाय प्याली में भर ली थी और वो वोंगलिंग से कह रहे थे कि चलो शाबाश, अपनी टीचर की बात मानते हुए इस चाय को जल्दी से पी लो। लेकिन वोंगलिंग तो जानता था कि इस चाय में भी जहर होगा, इसलिए वो कहता है कि ये चाय मेरे लिए कुछ ज्यादा ही है, क्यों ना आप इसे खुद पी ले। जो कहते हुए इन दोनों के दरमियान यहाँ बहस शुरू हो चुकी थी। वोंगलिंग इस बहस को खत्म करने के लिए उस चाय को नीचे की तरफ गिराते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस चाय में जहर है, बिल्कुल उन्हीं हीलिंग पिल्स की तरह जो कि आपने मुझे खाने के लिए दी थी। मास्टर फुयान उसकी ये बात सुनकर हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो ही चुका है, फिर तो मुझे अब जोर जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। जो कहते साथ ही मास्टर फुयान ने फौरन वहाँ पर स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन अरे को एक्टिवेट कर दिया, जो कि यहाँ वोंगलिंग को जकड़ लेती है। वोंगलिंग को तो ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ बाहर हमें उसी नेंशियन सोल वॉरियर का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने बने हुए माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन अरे को देखकर कह रहा था कि तुम लोगों को क्या लगता है कि ये फॉर्मेशन तुम लोगों को बचा लेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। जो कहते साथ ही उस नेंशियन सोल ने एक बहुत बड़े मीटियोर को वहाँ पर समन करते हुए शील्ड की तरफ भेज दिया था, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर हेंग्यू सेट के हेड यहाँ पर एक टीचर से कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी डेसिबल मौजूद है उन सब लोगों को माउंटेन से नीचे ले जाओ। जबकि वो खुद आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ ग्रेट एल्डर से कहता है कि आप लोग फॉर्मेशन को बनाए रखो, मैं खुद आगे जाकर इस मीटियोर से टकराऊंगा। ये कहते साथ ही हेंग्यू सेट के हेड ने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जो देखकर ग्रेट एल्डर उसको आवाज देते हुए कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर मास्टर ह्योलोंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपने हेंग्यू सेट की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल एक अच्छे रीडर की तरह। जो कहते साथ ही मास्टर ह्योलोंग ने अपने ड्रैगन सोल को समन कर लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उस मीटियोर से टकराने की कोशिश करता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि मास्टर ह्योलोंग ने उस मीटियोर को बेशक ही स्लो कर दिया, लेकिन अपनी पूरी एनर्जी लगाने के बावजूद भी वो इस मीटियोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे, जो देखकर ग्रेट एल्डर उसे वापस आने के लिए कह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर ह्योलोंग कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक आज के दिन मेरी सोल ही क्यों ना डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर मैं अपने हेंग्यू सेट को
बचा सकता हूँ तो मैं ये रिस्क जरूर लूंगा। जो कहते साथ ही वो अपना आखिरी मूव चलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो नैनसेंट सोल वाला वॉरियर यहाँ पर मास्टर ह्यूलोंग को देकर कहते हैं कि शायद तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया। जो कहते साथ ही उसने अपनी मीटियोर की पावर और भी ज्यादा बढ़ा दी थी और एक बड़े से ब्लास्ट के साथ मास्टर ह्यूलोंग फौरन यहाँ जमीन पर आ गिरते हैं। उनकी हालत यहाँ पर बहुत ही खराब हो चुकी थी, जबकि साथ ही साथ हेनियोसाइट की बनाई हुई फॉर्मेशन भी टूट चुकी है। इसलिए वो नैनसेंट सोल वाला वॉरियर इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे टकराकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जबकि वहाँ पर मौजूद हेनियोसाइट के डिसाइपल भी ये देखकर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बहुत हो गया, हमें भी अपने मास्टर्स की मदद करनी चाहिए क्योंकि उन लोगों ने 20 साल तक हम लोगों को यहाँ पर पाला है। जो कहते हुए एक डिसाइपल यहाँ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस मीटियोर पर हमला करना शुरू कर देता है। अब उसे देखते हुए बाकी के डिसाइपल ने भी सेम काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन लोगों को नैनसेंट सोल लेवल वॉरियर की पावर्स के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। दूसरी तरफ वो वॉरियर गुस्सा होते हुए अपनी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ा देता है। साथ ही वो इन लोगों से कह रहा था कि तुम लोगों का वक्त खत्म हो गया, जिसके बाद अचानक ही वो मीटियोर सीधा जाकर जमीन से टकरा गया और सीन शिफ्ट होकर दोबारा से वॉन्गलिंग पर आ जाता है। यहाँ वो खुद को स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन से आजाद कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मास्टर फोयंग उससे कहते हैं कि जरा झटपटाओ मत, वैसे भी तुम्हारा लेवल अभी इतना हाई नहीं कि तुम खुद की ताकत की बुनियाद पर इस फॉर्मेशन को तोड़ सको। साथ ही एल्डर फोयंग यहाँ पर वॉन्गलिंग से कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मैं ये जहर तो अपने सारे डिसाइपल्स को देता हूँ ताकि वो कभी भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो सके और मैं हमेशा उन लोगों को कंट्रोल कर सकूं। इसी तरह से तो मैं तुम लोगों की ट्रेजर हासिल कर पाऊंगा। लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी, तुम वो पहले डिसाइपल निकले जिसने मेरे दिए हुए जहर को डिटॉक्सिफाई कर लिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम तो लगातार ब्रेक थ्रू करके 14 लेवल पर भी पहुंच गए। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जो सब कहने के बाद अब यहाँ मास्टर फुयान ने वॉन्गलिंग की सोल और बॉडी को चेक करना शुरू कर दिया था ताकि वो उसकी बॉडी से किसी तरह की भी ट्रेजर को हासिल कर ले। इस वजह से वॉन्गलिंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से यकीनन वो जल्दी बेहोश हो जाएगा। लेकिन अंदर की तरफ मौजूद मास्टर सीटू नान उससे कहते हैं कि वॉन्गलिंग होश में आओ। जबकि बाहर की तरफ हम एल्डर फुयान को भी देख रहे थे, जो कि लगातार वॉन्गलिंग को स्कैन करने के बाद आखिरकार जान जाते हैं कि उसके पास तो एंशिएंट पर्ल है। इसी की तो सब लोग तलाश कर रहे थे, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बताओ तुमने एंशिएंट हेवनली पर्ल को कहां पर छुपा कर रखा है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग भी अब तक होश में आ चुका था। वो गुस्से के साथ एल्डर फुयान को देखते हुए अपनी की एनर्जी को यहाँ उनके कान के जरिए उसके दिमाग में बेच देता है। जो देखकर एल्डर फुयान हैरान होते हुए कहते हैं कि अभी तुमने मेरे साथ क्या किया और मैं आखिर अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। वॉन्गलिंग उसकी बात का जवाब ना देते हुए गुस्से के साथ सिर्फ उसे ऑर्डर देता है कि जल्दी से स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन को अनलॉक करो। एल्डर फुयान के ना चाहते हुए भी उसकी बॉडी बिल्कुल इसी तरह से मूव कर रही थी और वो यहाँ पर वॉन्गलिंग को आजाद कर देता है। मास्टर फुयान समझ गई थी कि वॉन्गलिंग ने मुझे जरूर जहर दिया होगा, इसलिए वो उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुमने आखिर मुझे जहर कब दिया। वॉन्गलिंग यहाँ पर एल्डर फुयान के पास आकर कहती है कि मुझे बहुत पहले ही मालूम हो चुका था कि तुम्हारा ब्रदर लुओ के साथ जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, इसलिए मैंने तुम्हें कंट्रोलिंग टॉक्सिक दे दिया था, जिसकी वजह से मैं जब चाहूँ तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर पाऊंगा। ये कंट्रोलिंग टॉक्सिक असल में वॉन्गलिंग को उसके मास्टर सीटू नान ने सिखाया था, जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान की बॉडी को कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकता है। साथ ही हम लोगों को फ्लैशबैक का वो सीन भी दिखाया गया जहाँ पर वॉन्गलिंग ने ये जहर मास्टर फुयान को चाय में पिला दिया था। इसी वजह से वॉन्गलिंग यहाँ आज के दिन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उन्हें कंट्रोल कर पाया। ये सब कहने के बाद वॉन्गलिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम एक बहुत बड़े कमीने मास्टर हो, तुम्हें जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जो कहते साथ ही यहाँ पर वॉन्गलिंग ने अपनी एनर्जी इकट्ठा कर ली थी। दूसरी तरफ फुयान डरते हुए उसे कहता है कि हम लोग बैठकर जरा बात कर लेते हैं, लेकिन वॉन्गलिंग आगे की तरफ बढ़ते हुए एक जोरदार हमला करके उसकी कहानी वहीं पर खत्म कर देता है। मास्टर सीटू नान वॉन्गलिंग की ये बहादुरी देखकर उसे इंप्रेस होते हुए कहते हैं कि आज तुमने पहली दफा एक इमोर्टल वाला काम किया, तुम घबराए नहीं और तुमने अपने हक के लिए एक बुरे इंसान को जान से मार दिया। मुझे तुम पर फख्र महसूस हो रहा है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ बाहर हेनियोसाइट के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटियोर टकराने की वजह से सारे के सारे डिसाइपल बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। जबकि वो नैनसेंट सोल वाला वॉरियर अभी भी ग्रेट एल्डर से कह रहा था कि ये तुम लोगों के पास आखिरी मौका होगा, अगर तुम अपने डिसाइपल की जान बचाना चाहते हो तो उन लोगों को यहाँ से लेकर रवाना हो जाओ और रूल्स के हिसाब से अपने ये माउंटेन डाउसाइड के हवाले कर दो। जिस पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए आखिरकार एग्री हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद अपने डिसाइपल और टीचर से कहता है कि हम लोगों को ये माउंटेन छोड़कर जाना ही होगा। अभी अचानक हम देखते हैं कि डाउसाइड का वही हेड वहाँ पर पहुंच गया था, जो कहता है कि आज के दिन मैं तुम लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। तुम लोगों में से अगर कोई भी मेरी डाउसाइड को ज्वाइन करना चाहे तो आज के दिन मैं बहुत सारे डिसाइपल को रिक्रूट करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ जो भी हम लोगों को ज्वाइन करेगा मैं उसे हीलिंग पिल्स भी दूंगा। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद बहुत सारे डिसाइपल इस मौके से फायदा उठाने के लिए फौरन डाउसाइड की तरफ पलट जाते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। जबकि वहाँ पर मौजूद एक एल्डर यहाँ पर मौजूद डेसिपल्स को देखकर कहता है कि तुम लोग तो बहुत ही बड़े गद्दार हो, हमने ये सारी जंगें तुम लोगों के लिए लड़ी, हम लोगों ने तुम लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम हमें ये सिला दे रहे हो। जिस पर ग्रेट एल्डर उस एल्डर को मना करते हुए कहते हैं कि रहने दो, वैसे भी उन लोगों ने अपना फैसला कर लिया और ये कहते हुए वो सारे के सारे टीचर वहाँ से रवाना हो जाते
जाते हैं। जबकि यहाँ कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग भी अब इस जगह तक पहुंच गया था, लेकिन उसके आने तक सब कुछ खत्म हो चुका है। हेंग्यू सेट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और वॉन्गलिंग उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए वॉन्गलिंग गुस्सा होकर अपने टीचर से कहता है कि आज के बाद आप जो कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मास्टर, आप मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आज के बाद मेरी किस्मत का फैसला कोई भी ना कर पाए। मैं खुद की किस्मत खुद अपने हाथों से लिखना चाहता हूँ। जो सुनकर मास्टर C2 हंसते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। अब इसके बाद हमें पूरे 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब हेंग्यू सेट पूरा डाउ सेट बन चुका है। हेंग्यू सेट के वो डिसाइपल जिन्होंने 4 साल पहले डाउ सेट को ज्वाइन कर लिया था, हम उनमें से 2 डिसाइपल्स को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर ब्लैक माउंटेन्स की तरफ आ रहे थे, ताकि वो लोग इस माउंटेन पर कुछ अच्छे 20 क्रिस्टल जमा करके उनसे अपने लिए स्पिरिचुअल सोर्स बना सके। साथ ही साथ हमें यहाँ पर इन दोनों की बातों से जानने को मिला